नमस्कार सभी को। एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एविडेंस ऑफ फॉसिल्स जैव विकास को सबसे अच्छे ढंग से जो प्रमाणित किया जाता है वह फॉसिल्स के माध्यम से या जीवाश्म के माध्यम से ही प्रमाणित किया जाता है। किसके माध्यम से? फॉसिल्स या जीवाश्म के माध्यम से ही प्रमाणित किया जाता है। तो सबसे पहले जीवाश्म या फॉसिल्स की आपको डेफिनेशन बतानी है कि परिभाषा जीवाश्म क्या होते हैं ये पता होगा तब आप प्रमाण जान पाएंगे। क्या? तो मुख्य रूप से भूमि या चट्टानों के नीचे पाए जाने वाले पूर्वजों के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। भूमि या चट्टानों, लिखिए, भूमि या चट्टानों के नीचे पाए जाने वाले पूर्वजों के अवशेष यानी कि प्राचीन काल में जो जीव पाए जाते थे उनके अवशेष कहा जा रहा है। भूमि या चट्टानों के नीचे पाए जाने वाले पूर्वजों के अवशेष को जीवाश्म या फॉसिल्स कहा जाता है तथा जीवाश्म के अध्ययन की शाखा को जीवाश्म की पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। इसके पिता, किसके पिता? पैलियोंटोलॉजी। इसके पिता लियोनार्डो दा विंसी हैं। फॉसिल्स के निर्माण की क्रिया को पेट्रिफिकेशन, बस हो गया काम अपना। देखिए क्या लिखा कि भूमि या चट्टानों के नीचे जो पूर्वजों के अवशेष दबे मिलते थे, ये आप और हम लोगों का काम नहीं है, ये वैज्ञानिकों का काम है। वैज्ञानिक मुख्य रूप से क्या होता था कि जमीन को खोद खोद कर देखते थे तो वहां मुख्य रूप से उनको कुछ विशेष प्रकार के अवशेष दिखाई देते थे, फिर खोदते थे। तो इस प्रकार से अवशेषों को यदि मुख्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए तो यह जैव विकास को प्रमाणित करता है। यह जैव विकास को प्रमाणित करता है। तो जीवाश्म की या फॉसिल्स की परिभाषा वही हुई कि भूमि या चट्टानों के नीचे पूर्वजों के पाए जाने वाले अवशेष को ही मुख्य रूप से फॉसिल्स या जीवाश्म कहा जाता है। तथा फॉसिल्स का अध्ययन करने वाली जो ब्रांच होती है, फॉसिल्स के अध्ययन करने वाली जो ब्रांच है, उस ब्रांच को मुख्य रूप से जीवाश्म की, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? जीवाश्म की या पैलियोंटोलॉजी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। जीवाश्म की या पैलियोंटोलॉजी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके जो पिता थे, इसके जो पिता थे वो कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी थे। पिता कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी थे। और फॉसिल्स के निर्माण की क्रिया, यानी फॉसिल्स किस प्रकार से बनते हैं, तो उसके निर्माण की क्रिया को पेट्रिफिकेशन कहा जाता है। सपोज दैट कहा जाए कि ये कोई भूमि है, तो यहां मुख्य रूप से किसी प्रकार के अवशेष वैज्ञानिकों को प्राप्त हों
तो ये जो अवशेष हैं भूमि या चट्टान के नीचे दबे हुए, तो इन्हीं अवशेष को मुख्य रूप से जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं अवशेष को जीवाश्म मुख्य रूप से कहा जाता है। तो जीवाश्म ये तो कह दिया, तो ऐसे कौन से जीवाश्म प्राप्त हुए थे जिनके माध्यम से मुख्य रूप से विकास के प्रमाण में बल मिला, विकास के प्रमाण में मुख्य रूप से बल मिला, एवोल्यूशन को एक ठोस एविडेंस प्राप्त हुए कि वास्तव में विकास इस प्रकार से हुआ है, सरल से जटिल की ओर हुआ, यानी कि छोटे से दीर्घ की ओर विकास हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स विकास हुआ। क्या? तो ये कौन से? तो देखिए वैज्ञानिकों को दो प्रकार के, मतलब कई प्रकार के थे, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो दिया एनसीईआरटी में जो दिया हुआ, वो एक तो आर्कियोप्टेरिक्स का एग्जाम्पल लेकर दिया हुआ है और दूसरा हॉर्स का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? हॉर्स आज मुख्य रूप से जीवित है, हॉर्स आज जीवित है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल्स प्राप्त हुआ था तो सिर्फ फॉसिल्स ही प्राप्त हुआ था, इस वजह से इसको मिसिंग कनेक्टिंग लिंक के अंतर्गत लिया गया। यानी कि मुख्य रूप से जो आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी था, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी नहीं, आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव था वह मुख्य रूप से दो वर्गों के लक्षणों को व्यक्त करता था। क्या? एक तो निम्न श्रेणी के क्लास के लक्षणों को, मतलब लोअर कैटेगरी के क्लास के कैरेक्टर को व्यक्त करता था, और दूसरे हायर कैटेगरी की क्लास को व्यक्त करता था। तो ये रेप्टाइल्स और एबिस दोनों के कैरेक्टर को व्यक्त करता था, लेकिन आज यह मुख्य रूप से पाया नहीं जाता है, आज यह पाया नहीं जाता। इस वजह से इसको क्या कह दिया? मिसिंग लिंक कह दिया। क्या कह दिया? रेप्टाइल्स एंड एबिस की जो कनेक्टिंग लिंक है वो किस प्रकार की? मिसिंग है, मतलब प्राप्त है ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं है, तो मुख्य रूप से किस प्रकार से बताया जाए? इसकी जो खोज हुई थी 1861 में, क्या 1861 में मुख्य रूप से खोज हुई थी, और किसने की थी? जो इंडियाज वैज्ञानिक थे उन्होंने मुख्य रूप से खोज की थी। तो या तो आप इसको यहीं एग्जाम्पल में पढ़ लें, या फिर मुख्य रूप से कि कनेक्टिंग लिंक जब आएगी उस कनेक्टिंग लिंक में मैं मुख्य रूप से आप पढ़ा दें। अब आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जीवाश्म के रूप में पढ़ना है तो यही पढ़ना है, यदि कनेक्टिंग लिंक के रूप में पढ़ना है तो मुख्य रूप से आगे बता दिया जाए। क्या ठीक है ना? तो चलिए यहीं आप चाह रहे हैं तो यहीं मैं मुख्य रूप से बता देता हूं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म है। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म। मिसिंग कनेक्टिंग लिंक के रूप में यह जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह रेप्टाइल्स एंड एविस के कैरेक्टर को शो करता है। इसमें कुछ कैरेक्टर तो रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर एविस के पाए जाते हैं, यानी ये लोअर क्लास है और ये हायर क्लास है। यानी कि मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि ये पहले पाया जाता है, इसका विकास बाद में हुआ, यानी रेप्टाइल्स से ही एविस का विकास हुआ। ये प्रमाण ये प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण जो है कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म जो प्राप्त हुए उस जीवाश्म में देखने को मिला कि उसमें रेप्टाइल्स के भी कुछ कैरेक्टर हैं और कुछ एबिस के भी कैरेक्टर हैं। किसके कैरेक्टर है? रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर है, एबिस के भी कैरेक्टर है। तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको कनेक्टिंग लिंक के अंतर्गत मुख्य रूप से लिया गया, कनेक्टिंग लिंक के अंतर्गत लिया गया था, यानी कि संयोजी कड़ियों का एग्जाम्पल लिया गया था। लेकिन चूंकि इसका फॉसिल्स ही प्राप्त हुआ था, फॉसिल्स ही प्राप्त हुआ था, तो इस वजह से इसको मिसिंग कनेक्टिंग लिंक कहा गया। आज है नहीं है, सिर्फ फॉसिल्स ही प्राप्त हुआ, जीव नहीं है, तो इस वजह से इसको मिसिंग कनेक्टिंग लिंक कहा। लेकिन जीवाश्म प्राप्त हुआ, फॉसिल्स प्राप्त हुआ, इस वजह से इसको फॉसिल्स के एग्जाम्पल के अंतर्गत ले लेते हैं। यदि आप चाहें तो कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें पूछा जाए वैसा आपको जवाब देना है। पहली बात तो ये है। तो अब इसके बारे में अपने को विस्तृत से चर्चा करनी है। तो यह जो मिसिंग कनेक्टिंग लिंक है जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये मैंने लिखा। इसकी जो खोज हुई थी 1861 में, कब खोज हुई थी? 1861 में मुख्य रूप से खोज हुई थी, और किसने की थी? एंड्रियाज
किसने की थी? एंड्रियाज वैगनर ने, एंड्रियाज वैगनर ने खोज की थी। और जुरैसिक काल की चट्टानों में, कहां खोज हुई थी? जुरैसिक काल की जो चट्टानें थी, और ये चट्टानें कहां पाई जाती थी? जर्मनी। कहां? जर्मनी के सोलेनहॉफ प्लेस पर, सोलेनहॉफ नामक चट्टानों में। क्या? सोलेनहॉफ नामक जर्मनी में पाई जाने वाली सोलेनहॉफ नामक जो चट्टानें थी, उसमें मुख्य रूप से 1861 में एंड्रियाज वैगनर ने मुख्य रूप से इसके जीवाश्म को देखा, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म को प्राप्त किया था। ये आज मुख्य रूप से, ये आज लंदन के जो ब्रिटिश म्यूजियम है उसमें मुख्य रूप से रखा हुआ है। लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम है, में रखा हुआ है। इसके ये जो जीवाश्म प्राप्त हुआ था आर्कियोपेरिक्स का, वह कहां रखा हुआ? लंदन का जो म्यूजियम है उसमें मुख्य रूप से रखा हुआ है। तो एक चीज तो मुख्य रूप से ये। अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी शो करता और एबीज के कैरेक्टर भी शो करता? तो आपको मुख्य रूप से क्या करना पड़ेगा? रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर बताने पड़ेंगे और एबीज के कैरेक्टर भी बताने पड़ेंगे। क्या? रेप्टाइल्स के कैरेक्टर और एबीज के कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर बताने पड़ेंगे। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई? लिया कि नहीं? चलिए, ले लिया। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब देखिए। तो सबसे पहले जो लोअर क्लास है वो कौन सा क्लास है? रेप्टाइल्स। तो सबसे पहले मैं आपको सरीसृप के समान लक्षण, कैरेक्टर सिमिलर टू रेप्टाइल्स, कैरेक्टर सिमिलर टू रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल्स के कौन कौन से लक्षण आर्कियोप्टेरिक्स के व्यक्त होते हैं, कौन कौन से लक्षण मुख्य रूप से व्यक्त होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखें, लिम्ब यानी पाद। क्या? लिम्ब यानी पाद की स्ट्रक्चर, लिम्ब की स्ट्रक्चर लिम्ब की स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स के समान थी। लिम्ब की स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कैसी थी? रेप्टाइल्स के समान थी। दूसरा क्या बता सकते हैं? टेल लॉन्ग थी, पूंछ कैसी थी? लंबी थी। तीसरा कैरेक्टर क्या बता सकते हैं? नो न्यूमेटिक बोन, यानी हड्डियां न्यूमेटिक नहीं थी। हड्डियां मुख्य रूप से कैसी नहीं थी? न्यूमेटिक नहीं थी। जबकि पक्षियों में हड्डियां न्यूमेटिक होती, विशेष तौर पर यह ध्यान रखना। टीथ जौ में पाए जाते थे, या कह देते टीथ पाए जाते हैं, जौ तो था ही नहीं। क्या? टीथ मतलब चोंच थी, चोंच थी मतलब वीक थी, पक्षियों जैसे वीक रूपांतरित, तो उसमें मुख्य रूप से टीथ पाए जाते थे, जबकि पक्षियों में टीथ नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर पांचवा क्या कैरेक्टर बता सकते हैं? बॉडी की स्ट्रक्चर बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वह गिरगिट के समान, और जो कि मुख्य रूप से रेप्टाइल्स का है। फिर बता सकते हैं, छठवें नंबर पे आप क्या बता सकते हैं? स्वतंत्र कॉर्डल वर्टिब्रा प्रेजेंट थी, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा
प्रेजेंट थी। तो ये जो कैरेक्टर है रेप्टाइल्स के समान, सरीसृप के समान जो लक्षण है, तो कौन कौन सी लिम्ब की स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स के समान थी। लिम्ब की स्ट्रक्चर मुख्य रूप से रेप्टाइल्स, यदि आपके बुक्स में मुख्य रूप से डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम से कैरेक्टर मैच करते चलना, डायग्राम को सामने रख लेना और कैरेक्टर को देखते चलना, ठीक है। तो लिम्ब की स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स के समान थी, टेल लंबी होती थी, नो न्यूमेटिक बोन, यानी कि न्यूमेटिक बोन वायवीय हड्डियां नहीं पाई जाती थी, जबकि वायवीय हड्डियां मुख्य रूप से पक्षियों में पाई जाती, उड़ने के लिए हल्की कर देती थी उसमें। तो टीथ जौ में पाए जाते थे, जबकि पक्षियों में मुख्य रूप से टीथ नहीं पाए जाते हैं। और बॉडी की स्ट्रक्चर गिरगिट के समान थी, बॉडी की स्ट्रक्चर मुख्य रूप से गिरगिट के समान थी, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा प्रेजेंट होती थी। तो ये जो कैरेक्टर हैं, यह कैरेक्टर रेप्टाइल्स के होते हैं। ये कैरेक्टर किसके होते हैं? रेप्टाइल्स के मुख्य रूप से होते हैं, इस वजह से इसको रेप्टाइल्स। अब इसके जो अगला जो क्लास आता है वह कौन से? एवीज है। तो ये एवीज के समान भी मुख्य रूप से लक्षण व्यक्त करता है। आर्कियोप्टेरिक्स मुख्य रूप से एवीज के समान भी लक्षण व्यक्त करता है, इस वजह से मुख्य रूप से आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक कहा गया। किसका? रेप्टाइल्स और एवीज का। रेप्टाइल्स और एवीज का मुख्य रूप से इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया। अब स्वाभाविक है कि कनेक्टिंग लिंक कहा गया, इस वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल में जाना गया। क्लियर? और चूंकि यह फॉसिल्स रूप में प्राप्त हुआ था, इस वजह से इसको फॉसिल्स के रूप में मैं स्टडी में बता रहा हूं। तो अब देखिए पक्षी के समान लक्षण कौन कौन से थे। एवीज, क्लास एवीज के समान मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते थे। तो देखिए एवीज के समान कैरेक्टर, एवीज के समान मुख्य रूप से कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो देखिए जो फोर लिम्ब यानी अग्रपाद, जो फोर लिम्ब जिसको क्या कहा जाता है भैया, लिख लो हिंदी मीडियम, अग्रपाद जो थे इसके वह मुख्य रूप से पंख में रूपांतरित हो गए। किस? ठीक है, जो फोर लिम्ब थे वह किसमें मुख्य रूप से? पंखों में रूपांतरित हो गए। क्लियर? पश्चपाद जो थे, हाइंड लिम्ब पक्षी यानी वर्ष के समान थे। क्लियर बच्चों? किसके समान थे? वर्ष के मुख्य रूप से समान थे। पहली बात तो ये। दूसरा, तीसरा बताएं। स्कल यानी खोपड़ी, चलो लिख दो, खोपड़ी लिख लीजिए यदि आपको इतना ही हिंदी मतलब नहीं हिंदी आ रही है तो। जो स्कल की बोन एविस के समान, स्कल की जो बोन थी वो मुख्य रूप से किसके समान थी? एविस के समान थी। अतः मुख्य रूप से आप और हम लोग आसानी से ये कह सकते, हाँ दूसरा एक और बता सकते, बीक यानी चोंच पाई जाती है। विशेष ध्यान रखना, इनके चोंच में मुख्य रूप से दांत होते थे, इसी वजह से रेप्टाइल्स में मैं बता के आया था कि दांत पाए जाते हैं। तो दांत का पाया जाना रेप्टाइल्स का करेक्टर है, और जबकि चोंच का पाया जाना, चोंच का पाया जाना यानी बीक का पाया जाना मुख्य रूप से एवीज का करेक्टर होता है। तो इन जो उपरोक्त जो लक्षण मैंने लिखे हुए हैं, ये लक्षण मुख्य रूप से ये बताते हैं कि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। चूंकि आज ये नहीं है, इस वजह से इसको मिसिंग लिंक के रूप में जाना जाता है, यानी मिसिंग कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। अब जो हक्सले साइंटिस्ट थे, हक्सले साइंटिस्ट ने इनके इसके बारे में बहुत अच्छी एक बात कही थी, जब ये कैरेक्टर सिमिलर हो रहे थे आपके रेप्टाइल्स से और एवीज से कैरेक्टर मुख्य रूप से सिमिलरिटी शो कर रहे थे। तो हक्सले साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से एक बहुत अच्छी बात कही थी। वह बात कौन सी है? वह बात आप बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में करके अंडरलाइन करके लिख लीजिए। देखिए, वर्ड्स आर ग्लोरीफाइड, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लीजिए, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है,
वर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो ये मुख्य रूप से आपको किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि रेप्टाइल्स से ही मुख्य रूप से एवीज का इवोल्यूशन हुआ है। रेप्टाइल से ही मुख्य रूप से एवीज का इवोल्यूशन हुआ है। तो एक मुख्य रूप से ये इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब दूसरा जो एग्जाम्पल आता है, क्या दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वह एग्जाम्पल घोड़े के विकास के रूप में बताया जाता है। किस रूप में बताया जाता है? घोड़े के विकास के में बताया जाता है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, तो इसको मैं अब निकाल रहा हूं। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल कौन सा था? आर्क्योप्टेरिक्स का था। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है आज जीवित है घोड़ा। घोड़ा जो जीवित है उसके जीवाश्म को मुख्य रूप से प्राप्त हुए थे उत्तरी अमेरिका में, उसके द्वारा विकास को प्रमाणित किया गया। तो evolution of हॉर्स, घोड़े के विकास को कैसे बताया गया? घोड़ा एकमात्र ऐसा जीव है जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए जिससे जैव विकास प्रमाणित होता है, इसके जो जीवाश्म फॉसिल्स प्राप्त हुए थे वह मुख्य रूप से कहां प्राप्त हुए थे? सबसे पहले ऑन नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में प्राप्त किए थे। कहां प्राप्त किए थे? उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से 1860 में प्राप्त किए थे। जो जीवाश्म सबसे पहले प्राप्त हुआ था उस जीवाश्म के लक्षण कैरेक्टर को देखने पर मुख्य रूप से यह पता चलता है कि वह लोमड़ी के समान था। लोमड़ी नहीं था, लोमड़ी के समान हाइट वाला या बकरी के समान हाइट वाला था, यानी कि लगभग 40 सेंटीमीटर के लगभग मुख्य रूप से हाइट होती थी। उस समय उसको मुख्य रूप से इयोहिप्पस नाम दिया गया, लेकिन आज वर्तमान में इस इयोहिप्पस को हायरैकोथेरियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हायरैकोथेरियम के नाम से जाना जाता है। तो घोड़े के विकास के को जीवाश्म के माध्यम से मुख्य रूप से बताया गया, जो यह प्रमाणित करता है कि वास्तव में जैव विकास एक क्रमिक रूप से मुख्य रूप से सरल से जटिल की ओर होता हुआ चला गया। तो घोड़ा तो आपने हॉर्स प्रेजेंट में है, तो देखिए क्या घोड़ा मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व में सभी स्थानों पर फैल गया। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व में सभी स्थानों पर मुख्य रूप से फैल गया था। तो देखें घोड़े का विकास सबसे पहले मुख्य रूप से कैसे बताया जाता है। कंपैरेटिव स्टडी करके बता दूं कि एक साथ बता दूं? है, चलिए। इयोहिप्पस सबसे पहला जो घोड़ा था, इयोहिप्पस घोड़ा था। दूसरा जो घोड़ा था वह मीजो हिप्पस घोड़ा था। दूसरा घोड़ा कौन सा था? मीजो हिप्पस था। तीसरा जो था मैरी चिप्पस था। कौन सा था? मैरी चिप्पस। फिर बताया था प्लायो हिप्पस। भाई इसके लिए जगह कम पड़ गई तो यहां थोड़ा सा आपको इधर से लिखना पड़ेगा। इयो हिप्पस, फिर मीजो हिप्पस, फिर मैरी चिप्पस, फिर प्लायो हिप्पस और फिर मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करके मुख्य रूप से बताएंगे, तो जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा घोड़ा कब कहां आया था। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए अब स्टडी कर लेते हैं आप और हम लोग। तो देखें, यहां एक लाइन खींचे देते हैं। चलिए तो स्टडी करिए। सबसे पहले मुख्य रूप से ये जो घोड़ा था इयोहिप्पस के बारे में आप चर्चा एक एक करेंगे। तो इयोहिप्पस के बारे में चर्चा करते हैं। इसे सबसे पहले इसके जो जीवाश्म थे 1860 में ऑन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? 1860 में ऑन नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से देखा था। क्या ऑन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था? कहां खोजा था?
उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सबसे पहला घोड़ा था। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? हाइरैकोथीरियम कहा जाता है। हाइरैकोथीरियम कहा जाता है वर्तमान में मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है? हाइरैकोथीरियम कहा जाता। अब इसके कैरेक्टर देखते हैं। अब इसके क्या देखते हैं? कैरेक्टर मुख्य रूप से एक एक करके देखते हैं। तो थोड़ा सा ये दिखाई तो दे रहा है ना, ये लाइन इस साइड की, यहां तो दिखाई दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इनकी जो हाइट थी वह हाइट मुख्य रूप से कितनी थी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी थी? 40 सेंटीमीटर थी। जो फोर लिम्ब थे, फोर लिम्ब, इसमें चार चार उंगलियां पाई जाती थी, चार चार उंगलियां, और वो भी नखर युक्त यानी नाखून पाए जाते थे। और जो हाइंड लिम्ब था, हाइंड लिम्ब, उसमें मुख्य रूप से तीन तीन नेल्स वाली उंगलियां पाई जाती थी। इसके जो टीथ थे, क्या थे? टीथ, टीथ में सीमेंट आवरण नहीं पाया जाता था। टीथ में सीमेंट जो मजबूती प्रदान करता है, जड़ गुहा में मुख्य रूप से सादे रखने का कार्य करता है, तो वही आवरण सीमेंट आवरण होता है। टीथ में सीमेंट आवरण नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? ठीक है, या मतलब ये कहा जाए सीमेंट का आवरण अधूरा अधूरा होता है, ये कर दें, सीमेंट का आवरण अधूरा मुख्य रूप से होता है। जो इनका क्राउन भाग होता है, जिसको शिखर भाग कहा जाता है, कौन सा भाग कहा जाता है बच्चों? दिखाई दे रहा है कि नहीं तो बता देना मुझे। शिखर जो भाग होता है वह मुख्य रूप से कैसा होता था? छोटा होता था। कैसा होता था? शिखर भाग छोटा होता था। और मुख्य रूप से दांतों पर जो भोजन को बारीक करने के लिए जो कटाव पाए जाते थे, वह मुख्य रूप से कटाव नहीं पाए जाते थे। टीथ पर कटाव एब्सेंट। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके लक्षण एक एक करके बता सकते हैं। ये तो देखिए जो यूएपस जो था, जिसको आज आप और हम लोग हाइरैकोथीरियम कहा कहते हैं, आज आप और हम लोग हाइरैकोथीरियम कहते हैं, तो वह मुख्य रूप से 40 सेंटीमीटर के लगभग होता था। कितना होता था? 40 सेंटीमीटर के लगभग होता था। फोर लिम्ब में चार चार, और हाइंड लिम्ब में मुख्य रूप से तीन तीन नखर युक्त उंगलियां यानी नेल्स वाली उंगलियां मुख्य रूप से पाई जाती थी। टीथ के ऊपर जो कवरिंग लेयर होती, जो प्रोटेक्ट करती है, मजबूत करती है मुख्य रूप से जड़ वाले भाग को, तो वह मुख्य रूप से टीथ में, जिसको सीमेंट आवरण कहा जाता, तो वह अधूरा होता था या बहुत कम होता था। क्राउन भाग जो रहता है वह छोटा होता था। क्राउन जो शिखर भाग, जो दांतों का दिखाई देने वाला भाग होता है, जिसको शिखर कहते थे, वह छोटा होता था। और टीथ पर कटाव एब्सेंट होते हैं। कटाव तो आप जानते हैं कि जैसे अपने देख लीजिए प्री मोलर और मोलर टीथ में मुख्य रूप से कटाव पाए जाते हैं, रफ जैसा, मतलब तो वो भोजन को बारीक करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीजें, अब ये कैरेक्टर समझ में आ गया, तो इसके तो केवल लिखना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखते हैं सबसे पहले, देखिए तो कंपैरिजन करते हैं। अब ये तो खोज थी, तो खोज तो हट ही गई, यहां से आते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है, क्या जो हाइट होती है, तो हाइट मुख्य रूप से कितनी होती है? इसकी जो हाइट 40 सेंटीमीटर बताई थी, तो इसकी जो हाइट मुख्य रूप से बताई जाएगी वह कितनी बताई जाएगी? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। कितनी बताई जाएगी? 60 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज और इसमें बताना था मुझे, यहां पर बीच में ही लिखना है कि ये जो जीवाश्म है वो आज से इसके जीवाश्म 5 करोड़ वर्ष पूर्व मिले थे। 5 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? 5 करोड़ वर्ष पूर्व मुख्य रूप से इसके जीवाश्म मिले थे। और कब मिले थे? कौन से उसमें मिले थे? इयोशिन युग में, इयोशिन एरा में मुख्य रूप से। उस समय क्या था? टाइम स्केल था। क्या टाइम स्केल था? तो टाइम स्केल में मुख्य रूप से इयोशिन है, ओलिगोशिन है, प्लेस्टोसिन है। तो इन युग से मुख्य रूप से इनके नामों को जाना जाता था उस स्केल्स में। क्या आज जैसे समय में, फिर दिन में, मुख्य रूप से वर्ष में डिवाइड किया गया, वहां एरा चलते थे। उस समय क्या चलते थे? एरा मुख्य रूप से चलते थे। तो ये चीज बता दिया गया।
5 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसिन युग में मुख्य रूप से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे। तो लिख लीजिए, यहां मैं कहीं लिखे देता हूं, इयोसिन युग में। कब? 5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले तो यही मुख्य रूप से कि ये 5 करोड़ वर्ष पूर्व थे, तो ये मुख्य रूप से जो थे वह 3 करोड़ वर्ष पूर्व इसके जीवाश्म का प्राप्त हुए, आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व। मतलब ये कहा जाए जीवाश्म 3 करोड़ वर्ष पूर्व नहीं प्राप्त हुए, मतलब इसका जो विकास हुआ होगा वह 3 करोड़ वर्ष पूर्व आज से विकास हुआ होगा। इसके जो थे वो 5 करोड़ वर्ष पूर्व का घोड़ा था माना जाता था, ये 3 करोड़ वर्ष पूर्व का घोड़ा माना जाता था। ये नहीं कि 5 करोड़ वर्ष फिर उसके 3 करोड़ वर्ष बाद खोजी, फिर उसके 3 करोड़ वर्ष, ऐसा नहीं है। मतलब डेवलपमेंट बताया जा रहा है कि ये 5 करोड़ वर्ष पूर्व का घोड़ा है, और ये जो वह घोड़ा है वह मुख्य रूप से कैसा है, 3 करोड़ वर्ष पूर्व का था, यह 2 करोड़ वर्ष पूर्व का था, यह 1 करोड़ वर्ष पूर्व, और इसका जो विकास हुआ वो आज से 9-10 लाख वर्ष पूर्व विकास हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बताया जाता है। तो पहली बात तो ये 3 करोड़ वर्ष पूर्व विकास हुआ। हाइट कितनी थी? 60 सेंटीमीटर थी। इनके पैरों में यह जो फोर लिम्ब मान लो और हाइंड लिम्ब मान लो, दोनों में 3-3 नखर युक्त अंगुली पाई जाती थी। ठीक है, 3-3 नखर युक्त मुख्य रूप से क्या पाई जाती थी? अंगुलियां पाई जाती थी। पहली बात तो मुख्य रूप से ये होता है। फिर बताया जाता है जो मोलर टीथ जो थे, मोलर टीथ, लास्ट वाले टीथ जो भोजन को चबाते हैं वही टीथ मोलर टीथ कहलाते। तो मोलर टीथ पर कुछ कटाव पाए जाते थे। ठीक है, मोलर टीथ पर कुछ कटाव मुख्य रूप से पाए जाते थे। तो ये बता सकते हैं। और सीमेंट का जो आवरण था वह थोड़ा सा बढ़ गया, सीमेंट का जो आवरण था वह थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो लिख सकते हो। अब शॉर्ट में, क्योंकि यहां मैंने बता दिया था टीथ में सीमेंट आवरण अधूरा, तो यह टीथ में सीमेंट आवरण पूरा नहीं लिख रहा हूं, आवरण थोड़ा बढ़ गया, यानी अधिक पाए जाने लगा। एक चीज तो मुख्य रूप से आपका ये हुई। ठीक है, अब आता है मीजोहिप्पस के बाद मेरिचिप्पस। तो मेरिचिप्पस का जो डेवलपमेंट बताते हैं वह 2 करोड़ वर्ष पूर्व, इसका विकास कब बताया गया? 2 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से 2 करोड़, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व मेरिचिप्पस का विकास। हाँ, इसका एक चीज और बताना है, यहाँ इसका जो विकास हुआ था वह ओलिगोसिन युग में। जैसे इसका इयोसिन में, तो यहां इसका विकास हुआ ओलिगोसिन युग में। विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसका जो विकास मुख्य रूप से 2 करोड़ वर्ष पूर्व दर्शाया गया। और किस समय हुआ था? मायोसिन युग में। कब हुआ था? मायोसिन युग में मुख्य रूप से इसका विकास बताया जाता है। इसकी जो हाइट थी, इसकी जो हाइट, यहां हाइट क्या बताई गई? 40 थी, यहां 60 हुई, तो यहां मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर के लगभग हाइट हो गई। कितनी हाइट हो गई? 100 सेंटीमीटर के लगभग हाइट हो गई। फिर टीथ पर सीधे सीधे लिख दो, कटाव पाए जाते हैं, टीथ पर कटाव पाए जाते हैं। दूसरा मुख्य रूप से बताए जाते हैं, अब अंगुलियों के बारे में ले लो, वही 3-3 अंगुलियां पाई जाती थी, लेकिन बीच की जो अंगुली थी, बीच की अंगुली अधिक विकसित हो गई, बीच की अंगुली अधिक विकसित हो गई, यानी कि, और उसमें हुप्ड यानी खुर के रूप में रूपांतरित होने लगी, खुर के रूप में मुख्य रूप से रूपांतरित होने लगी। ठीक है, तो ये आपके क्या बताए जाते हैं कि इसमें। और सीमेंट आवरण पर भी चर्चा कर लें। आवरण पाया जाता था, क्या? सीमेंट आवरण मुख्य रूप से दांतों को ढके रहता था। तो एक ये चीज मुख्य रूप से। अब आता है प्लियोहिप्पस। अब कौन सा आता है? प्लियोहिप्पस।
ओ भी है भाई साथ में। चलो इसको बड़ा लिख दे थोड़ा सा, प्लायोहिप्पस। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका प्लायोहिप्पस है। तो देखिए मतलब कहाँ चला गया, 60 सेंटीमीटर थी, और इसकी हाइट, हाँ हाइट भी लिख दी 100 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट थी वह कितनी थी, 120 सेंटीमीटर। हाइट कितनी थी, 120 सेंटीमीटर। ये 2 करोड़ है, तो यहां लिख देंगे 1 करोड़ वर्ष पूर्व विकास हुआ। कितना, 1 करोड़ वर्ष पूर्व मुख्य रूप से विकास हुआ। इसका मुख्य रूप से विकास मायोसिन युग में हुआ था, तो इसका विकास मुख्य रूप से किसमें हुआ, प्लायोसिन युग में। किसमें हुआ, चलो हटो, पूरा एक जैसे ही चल रहा है तो चलने दो। प्लायोसिन युग में मुख्य रूप से इसका विकास हुआ। किसमें विकास हुआ, प्लायोसिन युग में विकास हुआ। तीसरी अंगुली ही केवल विकसित थी, तीसरी अंगुली ही मुख्य रूप से विकसित थी, और वह खुर के रूप में विकसित थी। मतलब तीसरी से बीच की उंगली मान लिया जाए, बीच की उंगली या खुर के रूप में है क्या। अरे इसके पूरा कर ले, तो स्क्रीन शॉट ले लेना। चल चल, लेना चाह तो ले ले, चल ठीक है, स्क्रीन शॉट ले ले, चल ले लिया। चलो, तो देखिए बीच की अंगुली खुर के रूप में विकसित थी, विकसित थी, तो ये बता सकते हैं। है चलिए, तो बहुत, और सीमेंट का आवरण पाया जाता था, कटाव पाए जाते थे, तो ये लिख दीजिए, सीमेंट का आवरण दांतों पर पाया जाता था, दांतों पर कटाव पाए जाते थे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आप क्या बता सकते हैं, प्लायोहिप्पस के कैरेक्टर बता सकते हैं। तो बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा है। ये सबसे पहले घोड़ा विकसित हुआ था, फिर इससे इसका विकास हुआ था, फिर इससे इसका विकास हुआ था, और इससे इसका विकास हुआ था, और इससे आज का विकास हुआ। यानी आज जो घोड़ा पाया जाता उसका विकास हुआ। तो आज का जो घोड़ा था वह 9 से 10 लाख, इधर देखना पड़ेगा, 10 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। कब विकसित हुआ था, 9 से 10 लाख। राइटिंग की वजह से मैं बड़ा परेशान हूं। 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व मुख्य रूप से विकसित हुआ था। हाइट कितनी थी, हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर के लगभग मुख्य रूप से हाइट होती थी। कितनी होती थी, 160 सेंटीमीटर के लगभग मुख्य रूप से हाइट होती थी। हाँ, और थूथन यानी स्नाउट अधिक लंबा। कैसा, थूथन मुख्य रूप से कैसा था, अधिक लंबा था। और इसका जो विकास हुआ वह कब हुआ था, प्लिस्टो, कब हुआ था बच्चों, प्लिस्टोसिन युग में विकास। और खुर पूर्ण रूप से विकसित थे, कटाव पाए जाते थे। वो तो यही हो गए क्या, वो तो यही हो गए, तो वही लक्षण इसमें थे। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये जो फॉसिल्स थे, ये फॉसिल्स मुख्य रूप से इसी रूप में वैज्ञानिकों ने क्रम से प्राप्त किए। ये फॉसिल जो थे वो इसी रूप में क्रम से वैज्ञानिकों ने प्राप्त किए थे। मतलब सबसे पहले फॉसिल्स इसको प्राप्त किया, उत्तरी अमेरिका में प्राप्त हुए, फिर मुख्य रूप से इसको प्राप्त किए, फिर इसको प्राप्त किए, फिर इसको प्राप्त किए, फिर इसको प्राप्त किए, वो भी उत्तरी अमेरिका में। लेकिन यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरे विश्व में ये फैल गया था। इस मॉडर्न हॉर्स को इक्वस नाम दिया जाता है। इक्वस, इक्वस, इक्वस वैज्ञानिक नाम।
ये हो गया इक्वस इक्वस। तो ये है जिस पर आज दूल्हा बैठता है, बैठता है, इसी पे बैठता है कि नहीं बैठता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से फॉसिल्स के माध्यम से घोड़े के विकास को बताया गया, अर्थात यह घोड़े के विकास फॉसिल्स के माध्यम से ये प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में घोड़े का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो ये आप इसको मुख्य रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंपैरेटिव स्टडी के रूप में, ठीक है।